guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will talk about economics terminology, basic कौन सी terms होती है, कौन से word होते हैं that everyone who is currently studying economics or will be studying economics should know. तो यहाँ पे हम कुछ 10 terms लेंगे and उसी के साथ साथ example definition भी देखते जाएंगे. So this video is very much helpful for those students who don't know much about economic terms and basic terminology. So let's get started. So this is going to be part 1. अगर आपको इससे बेनिफिट होता है, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं पार्ट 2 भी जल्दी बनाऊंगी. So let's see what is today's first word. फर्स्ट वर्ड इज डिमांड. डिमांड क्या होता है? कोई भी चीज़ की डिमांड, कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी सब लोग डिमांड कर रहे हैं, जो सब लोग मांग रहे हैं, जो सब लोग खरीद रहे हैं बाजार में जाके. डेफिनेशन क्या बोलती है? द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज. गुड भी हो सकता है जैसे कोई फ्रूट वेजिटेबल भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है जैसे हेयर कटिंग हो गई, सलून में जाके जम करवाते हैं, टैक्स भरवाना हो गया, या फिर कोई और सर्विस हो गई. दैट कंज्यूमर आर विलिंग. कंज्यूमर की क्या है? इच्छा है और वो एबल मतलब वो खरीद भी सकते हैं एट ए गिवन प्राइस. ऐसी कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज जो कि कंज्यूमर विलिंग भी है और खरीद भी सकते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस को देके. एग्जाम्पल में क्या लिखा है? इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम ड्रॉप्स. आइसक्रीम जो होती है उसके अगर भाव जो है वो गिर गए तो मोर पीपल बाय इट इंक्रीजिंग इट्स डिमांड. यानी कि क्या होगा? अगर किसी चीज़ के दाम घट जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. डिमांड एंड सप्लाई का रूल है ये. क्या रूल है कि अगर किसी चीज़ के भाव कम हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कम दाम पे लोग वो चीज़ को खरीदना चाहेंगे. अगर आप खुद ही सोचो, कोई भी चीज़ के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो आप क्या उससे खरीदोगे? नहीं. हम क्या करते हैं? हम वेट करते हैं कब उस प्रोडक्ट के, उस चीज़ के या उस सर्विस के दाम घट जाए, कब ऑफर हो, कब सेल निकले. जैसे दिवाली पे बम्पर सेल निकलती है, महा सेल जिसको हम बोलते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे निकलती है, तो हम क्या करते हैं? तब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं. क्योंकि हमें वो डिस्काउंट पे पड़ती है, कम दामों में पड़ती है, और इसी वजह से तब क्या होता है? जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है. तो क्या होता है? उनकी सबकी डिमांड बढ़ जाती है. तो दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं डिमांड. सेकंड, इससे रिलेटेड कंसेप्ट है जिसका नाम है सप्लाई. एक होती है डिमांड, एक होता है सप्लाई. सप्लाई क्या बोलता है? द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर. इधर क्या था? इधर था कंज्यूमर, इधर है प्रोड्यूसर. यानी कि जो उस गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, आर विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस. यानी सप्लाई को हम इजी टर्म में क्या बोलते हैं? ऐसी प्राइस, ऐसा प्रोडक्ट या गुड्स का ऐसा प्राइस जो कि प्रोड्यूसर, सेलर जो है वो विलिंगली सेल करने को तैयार हो. जैसे मैंगो का इन सीजन क्या होती है? डिमांड बढ़ जाती है. क्यों? If mangoes are in season, the supply increases because more farmer can produce them. जितने ज़्यादा फार्मर होंगे गर्मियों के सीजन में, मैंगो का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी. प्रोड्यूसर जो होंगे वो विलिंगली सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे इन मार्केट. इसको हम बोलते हैं सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरलिंक होते हैं. डिमांड किन लोगों की होती है? कंज्यूमर्स की होती है. सप्लाई कौन करता है? तो प्रोड्यूसर, जो उसको बना रहा है वो प्रोड्यूसर होता है. ठीक है. इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जो कि, ये देखो, ये मैं एक शॉर्ट ग्राफ टाइप बना रही हूँ, जो कि डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से जो बीच में प्राइस जो फॉर्म होता है इधर, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन की वजह से होता है. द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड. यानी कि क्वांटिटी डिमांड करने का जो प्राइस है और जो सप्लायर, जो प्रोड्यूसर जो है वो जिस प्राइस पे बेचना चाह रहा है, कंज्यूमर जिस प्राइस पे उस चीज़ को खरीदना चाह रहा है, वो दोनों सेम हो जाए, दोनों की प्राइस, तब हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. जैसे इफ द डिमांड फॉर नोटबुक इज इक्वल टू द नंबर प्रोड्यूस, द प्राइस ऑफ नोटबुक विल स्टे स्टेबल. यानी कि जितनी डिमांड है नोटबुक खरीदने की और उतनी प्रोड्यूसर ने बनाई, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों इंटरसेक्ट, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो क्या होगा? प्राइस स्टेबल रहेगा, ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना बहुत ज़्यादा घटेगा. लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर क्या हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है नोटबुक की, लेकिन लोग क्या है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं नोटबुक्स को, और प्रोड्यूसर इतना सप्लाई नहीं कर पा रहा किसी कारणों की वजह से या जानबूझ के, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पैसे दे के भी खरीदना चाह रहे हैं और प्रोड्यूसर कम बना रहा है, तो प्राइस बढ़ जाएंगे.
एंड ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें कि डिमांड बहुत कम है और प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा नोटबुकें बना रहा है तो प्राइस क्या होंगे, घट जाएंगे। तो ये वाइस वर्सा होता है, यानी कि एक के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो दूसरे की डिमांड घट जाती है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है कि दोनों यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो सेम प्राइस पे बेच रहा है और कंज्यूमर सेम प्राइस पे ले रहा है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसपे ऐसा प्राइस जिसपे दोनों एग्री हो जाते हैं। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये वर्ड तो हम सब लोगों ने सुना ही है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई जो कि दिन पे दिन क्या होती बढ़ती जा रही है। ए जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें प्राइस जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ते जाते हैं और हमारी परचेजिंग पावर की वैल्यू घट जाती है। परचेजिंग पावर की वैल्यू मतलब कि वही एप्पल जो हम पहले 60 रुपए में खरीदते थे, 1 किलो एप्पल हम पहले 60 रुपए में खरीदते थे और अब वही 1 किलो एप्पल वही सेम क्वालिटी का अब हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू थी, हमारे जो पैसे की वैल्यू थी वो घट गई। क्या हुई, घट गई। पहले हम 60 रुपए में 1 kg एप्पल खरीदते थे, अब हम 100 रुपए में खरीदते हैं। तो कितने का लॉस हुआ हमें, हमारी परचेजिंग पावर 40 रुपीज से डाउन हो गई। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेस ओवर टाइम, अगर ब्रेड के दाम समय से बढ़ते जा रहे हैं, यू नीड मोर मनी टू बाय द सेम लोफ, यानी कि सेम ब्रेड सेम लोफ यानी कि सेम ब्रेड को लेने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए रहेंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्या है टर्मिनोलॉजी, जीडीपी, जो कि हम सब सुनते ही हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते होगे तो आप सबने इस टर्म को सुना ही होगा। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, डोमेस्टिक मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि विद इन द कंट्री हो रहे हैं। डोमेस्टिक जैसे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स एंड जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक। इंटरनेशनल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अमेरिका चाइना की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे एक साल में जितना उत्पादन करा गुड्स या फिर सर्विसेज का डोमेस्टिकली विद इन इंडिया फॉर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर एक्चुअली, उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द जीडीपी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स एवरीथिंग। जीडीपी में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें, जैसे कार कितनी मैन्युफैक्चर हुई, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, कितनी टीचर्स ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, सारी चीजें मिल के बनता है जीडीपी। जीडीपी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो मेनली 4 चीजें आती हैं, जैसे हाउस होल्ड स्पेंडिंग, घरेलू खर्चे कितने हुए, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में, गवर्नमेंट ने कितने खर्चे करे, किसी ने रोड बनाने पे करे, किसी ने ब्रिज बनाने पे करे, तो एक्चुअली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी थी, और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ था। ये सारी कुछ चीजें आती हैं जीडीपी का जब कैलकुलेशन होता है तब। तो मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 6th पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट होती है, तो मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि हम चूज करते समय एक चीज को गवा देते हैं। इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमिक में क्या होता है कि हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें कोई एक चीज़ को गिवन अप करना पड़ता है या 2 चीज़ को गिवन अप करना पड़ता है बेस्ट चीज़ को चूज करने के लिए। जैसे कि द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इफ़ यू चूज टू स्टडी इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपके पास टाइम लिमिटेड ही है, जैसे 1 आवर है। 1 आवर में आप क्या पढ़ना चाहते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हो। तो अगर आपने चूज करा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो जो आपने फन टाइम मिस करा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने ना जाने का, इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला मैंने, कि जो फन टाइम, जो समय आपने चूज नहीं करा, यानी कि आपने फ्रेंड्स के साथ खेलना आपने चूज नहीं करा और वो समय, वो फन टाइम आपका जो चला गया, आपने जो मिस कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कंसेप्ट थोड़ा हार्ड अगर आपको लग रहा हो तो मैं आपको और एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर समझ आ गया तो ठीक है। अगर कुछ डाउट हो इस कंसेप्ट में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। देन वी हैव 7th पॉइंट दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है, इस वर्ड से हमें समझ आ रहा है, मोनो मतलब सिंगल,
और पॉली मतलब सेलर, यानी कि कोई सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर है जो कि मार्केट को पूरा कंट्रोल कर रहा है। जैसे क्या, जैसे इफ ओनली वन कंपनी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन ए कंट्री इट हैज ए मोनोपोली। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे एक कंट्री है, लेट्स सपोज इंडिया ही है, इसके अंदर कोई एक ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का उत्पादन करती है। लेट्स सपोज एक ही कोई कंपनी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। वो जो चाहे उस दाम पे इलेक्ट्रिसिटी का भाव रख सकेगा। लेकिन क्या है, लोगों को चाहिए तो है ही, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत इतनी है। लेकिन अगर उसकी मोनोपोली है तो वो बेझिझक कोई भी दाम चार्ज करेगा, जितना हाई से हाई वो चार्ज कर सकता है उतना करेगा। तो मोनोपोली क्या है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली, जो कि जिसके अंदर जो सिंगल सेलर है लेकिन बायर्स बहुत सारे हैं, डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई क्या है, एक ही इंसान कर सकता है। जैसे हमारी इंडियन रेलवे, ये बहुत सही एग्जाम्पल होगा। ये क्या है, रियल एग्जाम्पल है किस चीज़ का, तो हमारी इंडियन रेलवे, इसकी क्या है, मोनोपोली है मार्केट में। क्योंकि क्या आपने कभी देखी है दूसरी कोई रेलवे हो, अदानी की, अंबानी की, नहीं ना। तो ये क्या है, रेलवे की, आईआरसीटीसी की क्या है, मोनोपोली है मार्केट में। एथ इज सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड मतलब कैसे गुड, जो कि एक दूसरे से इजीली रिप्लेसेबल है, यानी कि हम एक को ना चूज करके हम दूसरा चूज कर सकते हैं। हम क्यों चूज करेंगे, तो देखो, जैसे टी एंड कॉफ़ी है, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो हम कॉफ़ी पे चले जाएंगे, यानी कि कोई कंज्यूमर ऐसा हो जो हमेशा टी पीता है, लेकिन अगर टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, हम स्विच ओवर कर लेंगे कॉफ़ी पे। क्यों करेंगे, क्योंकि टी की प्राइस बढ़ गए हैं और कॉफ़ी की प्राइस एज इट इज़ है, इसकी वजह से। गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर इन कंजम्पशन, टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट्स। इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस पीपल माइट बाय मोर कॉफ़ी इंस्टेड। ओके। Ninth point is budget deficit. When a government expenditure exceed its revenue, जब गवर्नमेंट के खर्चे, एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सीड मतलब बढ़ जाते हैं, रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, बजट में डेफिशिट होगा, यानी कमी होगी। और बजट सरप्लस, इसके जैसा ही दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, बजट सरप्लस। उसमें क्या होता है कि एक्सपेंस कम होते हैं और इनकम ज़्यादा होती है। सरप्लस मतलब क्या, ज़्यादा। डेफिशिट मतलब क्या होता है, कमी, कम होना। डेफिशिट मतलब कमी होना। तो इधर क्या लिखा है, जब एक्सपेंस, खर्चे ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के और रेवेन्यू, आवक कम है, टैक्स कम मिल रहा है, लेकिन ब्रिजेस बनाने में, रोड बनाने में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बजट डेफिशिट। If the government spends more on infrastructure than it earns from taxes, टैक्स से जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च कर रही है, तो क्या होगा, बजट डेफिशिट हो जाएगा, बजट में कमी हो जाएगी। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा बाहर से। देन 10th एंड द लास्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, पब्लिक गुड्स। ये तो वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, दो टाइप के गुड्स होते हैं मेनली, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स मतलब ऐसे गुड जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं इन नेचर, यानी नेचर में या फिर फ्रीली अवेलेबल हैं, यानी कि उसके हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, मीनिंग दे आर अवेलेबल फॉर एवरीवन टू यूज, यानी कि हर कोई उसका यूज कर सकता है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब हम किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम इस गुड्स को मत यूज करो। जैसे पब्लिक पार्क है तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा उस पर हक नहीं है, वो एक प्राइवेट गुड नहीं है, वो गवर्नमेंट पब्लिक गुड है। तो क्या है, हम किसी को एक्सक्लूड, मना नहीं कर सकते। एंड नॉन राइवलरस मतलब क्या, ऐसा गुड जो कि जैसे एक कोई कंजम्पशन कर रहा है तो दूसरे का कंजम्पशन कम नहीं हो रहा। ये क्या मतलब है, जैसे पब्लिक पार्क क्या है, किसी ने, एक ने कंज्यूम कर लिया, यानी कि कोई एक पब्लिक पार्क में गया तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे के लिए पब्लिक पार्क नहीं है, नहीं। यानी कि क्या इसका बेसिकली मतलब है, जैसे पेप्सी है, वो क्या है, प्राइवेट गुड है सबसे पहले तो, और दूसरा क्या है, नॉन राइवलरस है, मतलब एक ने कंजम्पशन उसका करा तो दूसरे के लिए क्या है, कम हो जाएगा। पेप्सी एक ने पी ली तो दूसरे के लिए क्या, कम मिलेगी। तो ये इसमें ऐसा नहीं होता, पब्लिक गुड में ऐसा नहीं होता। जैसे स्ट्रीट लाइट है, ऐसा तो है नहीं कि वो कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। पब्लिक पार्क है, ये सब क्या है, रोड है, ब्रिजेस हैं, ये सब क्या है, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं, जो कि पब्लिक गुड भी बोलते हैं हम इसको। स्ट्रीट लाइट and public park are public good because everyone can use them without reducing their availability to others.
विदाउट रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी टू अदर्स, इसका दूसरा नाम हमने क्या सीखा, नॉन राइवलरियस गुड्स। ओके, दैट वाज इट। ये पार्ट 1 था। हमने बेसिक टर्म देख लिए, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मोनोपोली, देन सब्स्टिट्यूट गुड्स, बजट डेफिसिट एंड पब्लिक गुड्स। अगर आज की वीडियो आपके लिए कुछ भी कहीं भी हेल्पफुल रही हो, सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ सजेशन हो तो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़, क्या नाम है मेरे चैनल का, दैट इज़ लर्न विद अक्षिता, एंड बाय बाय।